गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा लीनियर इक्वेशन का चैप्टर चल रहा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फरा गॉट मैरिड 8 years ago। फरा की मैरिज 8 साल पहले हुई है। टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। तो मैरिज के टाइम की एज प्रेजेंट एज का हमें रिलेशन गिवन है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स एज्यूम करके चलें पुरानी वाली एज, ठीक है, और x के हिसाब से मैरिज के टाइम की एज भी आ जाएगी, डिफरेंस 8 years के बराबर होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल तरीके से कर ही सकते हैं हम कि फरा की जो मैरिज के टाइम की मतलब 8 years है, फरा की एज x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैरिज के टाइम की 8 साल पहले, ठीक है। तो प्रेजेंट एज क्या होगी फरा की? फरा प्रेजेंट एज 1/2/7 का मतलब होता है 9/7, ठीक है, 9/7। तो ये हो गया उसकी प्रेजेंट एज, ठीक है। और 8 साल पहले मैरिज हुई है, तो सीधा डिफरेंस 9x/7 - x इक्वल टू 8 years। बहुत सिंपल है ना। एलसीएम लेंगे तो 2x/7 इक्वल टू 8 और ये गया 4x इक्वल टू 28। एक तरीका ये है, ठीक है। तो फरा की मैरिज 28 में हुई है और प्रेजेंट में उसकी एज जो होगी 9/7 ऑफ 28, तो 36 प्रेजेंट एज, ठीक है। और फिर उसकी डॉटर की एज 1/6 ऑफ हर एज बोला हुआ है, तो डॉटर की एज उसकी प्रेजेंट एज 1/6 है, तो डॉटर 1/6 ऑफ 36, 6 years डॉटर हो गया। तो उसकी व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 years ago। 3 साल पहले डॉटर की एज क्या थी? तो 6 - 3 years, तो 3 years हमारा आंसर है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका थोड़ा प्रैक्टिकल मेथड अगर हम फॉलो करें, तो प्रेजेंट की अगर एज समझे हम टुडे, 1/2/7 का मतलब है 9/7, ठीक है। और ये बोला हुआ मैरिज के टाइम की एज, मैरिज के टाइम की एज, ठीक है, 9/7 मैरिज के टाइम की। तो प्रैक्टिकली हम सोच सकते हैं कि मैरिज के टाइम की एज 7 की टेबल में जाने वाला नंबर होगी, क्योंकि अगर हम मैरिज के टाइम की एज 7 की टेबल में जाने वाला नंबर नहीं लेंगे तो 7 उसे कैंसिल आउट करेगा नहीं और उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी, डेसिमल में आ सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है। तो ऐसा नंबर लेना है कि जो 7 से कैंसिल होता हो, ठीक है। क्योंकि मान लिया फॉर एग्जांपल अगर मैं मैरिज के टाइम की एज 23 लेता हूं तो परसेंटेज निकल नहीं पाएगी ना, डेसिमल में आ जाएगी, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें ऐसा नंबर लेना है मैरिज के टाइम की एज का जो 7 से कैंसिल होता हो, मतलब 7 का मल्टीपल 7, 14, 21, 28 ऐसा कुछ एज्यूम करना है, ठीक है, 35, 42। अब देखो सोचने वाली प्रैक्टिकल बात है, कॉमन सेंस थोड़ा सा अप्लाई करना है हमेशा एग्जाम में। 7 और 14 में तो वो बालिका वधू हो जाएगी, तो 7 और 14 चेक नहीं करेंगे मैरिज के टाइम की एज। और ये भी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, इतने बुढ़ापे में इतने एजिड होने के बाद उसकी मैरिज नहीं होगी, थोड़ा टाइमली उसकी मैरिज भी होगी। एक कॉमन सेंस अप्लाई करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे 21 से। और अगर 21 में उसकी मैरिज भी हुई है तो 7 3 × 21, 9 3 × 27, टुडे उसकी एज हो जाएगी 27। तो मैरिज की एज 21, प्रेजेंट में 27, तो कितने साल पहले मैरिज हुई है? 6 साल पहले, जबकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं 8 साल पहले, तो 21 भी रॉन्ग है, ठीक है, 27 भी रॉन्ग है। 28 देखते हैं। अगर 7 4 × 28 और 9 4 × कितना होगा? 36, 9 4 × 36। तो अगर 28 में मैरिज हुई है तो उस हिसाब से प्रेजेंट एज आ जाएगी 36। 7 से कैंसिल हो रहा है ना, 9 4 × 36, तो दिख रहा है ना 8 साल पहले मैरिज हुई है, तो दिख रहा है 8 साल पहले मैरिज हुई है, तो उसकी प्रेजेंट एज हमें पता लगेगी। डॉटर की एज क्या है? 1/6 ऑफ हर एज, उसकी एज का 1/6, तो डॉटर होगी 6 साल की, 6 years की। तो व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 years ago। तो 3 साल पहले डॉटर कितने की होगी? 3 साल की। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, और ये सब भी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही सोच के भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में स्पीड इसी तरीके से बढ़ती है, थोड़ा आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से चलते रहे तो आपकी स्पीड बिल्ड नहीं हो पाएगी कभी भी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अनवर हैड ₹1 and ₹2 coin with him. If the number of coins of each denomination with him were exchanged, he would have 36 worth of coins with him. अब इनको कैसे सॉल्व करना है? एज्यूम करके चलते हैं, मान लिया
एग्जाम्पल लेते हैं पहले, इसको इस तरीके से न करके पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लिया कि मेरे पास ₹2 के और ₹5 के कॉइन्स हैं, ठीक है, ₹10 के भी कॉइन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ₹10 के भी कॉइन्स हैं, ठीक है। और मेरे पास ₹2 के हैं 15 कॉइन्स और इसके हैं 10 कॉइन्स या 12 कॉइन्स मान लिया, ठीक है, और इसके हैं मेरे पास 18 कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। या कोई दूसरा थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं, मान लिया मेरे पास हैं इसके भी 15 कॉइन्स, ठीक है, 15 कॉइन्स ही मैं एज्यूम कर लेता हूं। तो इनकी वर्थ या वैल्यू है, वर्थ या वैल्यू कितनी होती है, ये 30 रुपीज हो गया और ये 60 रुपीज हो गया और ये 150 रुपीज हो गया, वर्थ या वैल्यू, और इनको ऐड करें 240 रुपीज वर्थ या वैल्यू हो गई, ठीक है। 2 रुपीज के 15 कॉइन है तो इनकी वर्थ या वैल्यू कैसे मिलती है, 2 रुपए के 15 कॉइन मतलब 30 रुपीज हो गए ना, 5 रुपए के 12 कॉइन्स प्रैक्टिकली सोचें तो 60 रुपीज हो गया, 10 रुपए के 15 कॉइन्स तो 150 रुपीज हो गया, तो ये 150 मल्टीप्लाई करके हमें टोटल वर्थ या वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। और टोटल कॉइन्स अगर हम देखें 15 15 30 और टोटल कॉइन्स हो गए 42, टोटल कॉइन्स हो गए 42। एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हम देखें, एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाए पूरा। एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स, एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे टोटल कॉइन्स 42 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन के कॉइन। टोटल कितने डिनोमिनेशन के कॉइन है, 3। डिनोमिनेशन का मतलब यहां पर है कितने टाइप के कॉइन्स हैं, तो 3 डिनोमिनेशन के कॉइन है यहां पर, ठीक है। तो 3 डिनोमिनेशंस के कॉइन है तो ये 14 हो गया एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। जैसे अगर हम बोले एटीएम से कितने डिनोमिनेशन के करेंसी नोट निकलते हैं, तो अगर एटीएम से 500 का निकलता है, 2000 का निकलता है और 200 का निकलता है, तो हम बोलेंगे 3 डिनोमिनेशन के करेंसी नोट निकलते हैं। डिनोमिनेशन मतलब टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डिनोमिनेशन की कॉइन है, तो टोटल कॉइन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिनोमिनेशन इक्वल टू 14। और अगर नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास x, y और z हो, इनका नंबर ना पता हो, तो टोटल कॉइन मेरे पास हो जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और वर्थ या वैल्यू क्या होगी 2x प्लस 5y प्लस 10z, ठीक है, ये z, मतलब फिर ये नंबर नहीं होगा, 2x 5y और 10z वर्थ या वैल्यू होगी। और एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, ऐसा कुछ होगा। टोटल कॉइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, 3 टाइप के कॉइन है, तो ऐसा ही कुछ करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, चीजें क्लैरिटी आ जाएगी ताकि कॉइन्स वाले क्वेश्चन जल्दी कर पाए। हाँ, अनवर हैड ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हिम। अनवर के बाद ₹1 और ₹2 कॉइन्स है, ठीक है। कितने हैं उनका नंबर नहीं पता, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन विद हिम वर एक्सचेंज ही वुड हैव 36 वर्थ ऑफ कॉइन्स विद हिम। हमें ये नहीं पता कितने कितने कॉइन्स है। अगर मैं एज्यूम कर लूं x और y, नंबर इनका x और y है, वर्थ x प्लस 2y होगी वैसे, है ना, लेकिन वो बोल रहे हैं कंडीशन इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन विद हिम वर एक्सचेंज्ड, मतलब हमारे पास 1 रुपी 2 रुपी के 1 रुपी के हमारे पास y कॉइन्स होते हैं और 2 रुपी के x कॉइन होते हैं, तो उसके बाद 36 रुपीज होते हैं वर्थ। तो वर्थ क्या होती है, वर्थ तो मल्टीप्लाई करके आएगी, y प्लस 2x इक्वल टू 36, ऐसा कुछ होता है, क्वेश्चन में ये बोला है, ठीक है। तो y प्लस 2x इक्वल टू 36 ऐसा कुछ बोला हुआ है, ठीक है। और ये तो होगी इक्वेशन नंबर 1, वो बोले अगर एक्सचेंज कर दे तो वर्थ 36 होगी। एवरेज नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन विद हिम इज 13, और एवरेज हमारा क्या होगा, एवरेज होगा टोटल कितने कॉइन्स है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कितने डिनोमिनेशन की कॉइन है 2, तो एवरेज तो ये निकलेगा, है ना, x प्लस वाई बाय 2। इसकी वैल्यू बोली हुई 13, इस एवरेज की वैल्यू 13 बोली हुई, तो बेसिकली x प्लस वाई कितना हो गया 26। अब ये 2 इक्वेशन हो गई ना, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू के लिए y को एलिमिनेट करना है, y की वैल्यू के लिए x को, तो y को अगर मैं नीचे लिखूं यहाँ पर, और ये देखो ऐसे लिखे बिना आपको समझ में आना चाहिए कि अगर y को अगर यहाँ पर लिखते हैं तो y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे ऐसे माइनस कर देना कि दिस माइनस दिस, तो 2x माइनस एक्स, y माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ये सब,
बिना पेन चलाए आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाए इस तरीके से होना चाहिए कि दिस इक्वेशन माइनस दिस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करूं, अगर मैं 2x में से x माइनस करूं x, y में से y तो चला गया माइनस हो गया, 36 में से 26 माइनस करूं 10, तो बिना पेन चलाए आपकी वैल्यू निकलनी चाहिए। x 10 हो गया और x अगर 10 होगा तो y कितना होगा, 26 माइनस 10, y होगा 16, तो x हो गया हमारा 10 और y होगा 16। अब पूछा गया फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ कॉइन्स, टोटल वर्थ पूछी हुई है कॉइन्स की, टोटल वर्थ कितनी होगी, तो 1 रुपए के 10 कॉइन तो ये 10 रुपीज हो गया, 2 रुपए के 16 कॉइन तो 32 रुपीज, तो हमारे पास वर्थ ये वैल्यू होगी 42 रुपीज, तो 42 हमारा आंसर हो गया 10th का फर्स्ट ऑप्शन, 10th का फर्स्ट ऑप्शन। Question number 11. In a room there are some chairs and some boys. If on each chair 2 boys sit, one boy will have no chair to sit. अब ये बोल रहे हैं हर रूम में, एक रूम में कुछ चेयर हैं कुछ बॉयज हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने कंडीशन बोली है ना, मान लिया कि रूम में अगर 10 चेयर्स होती तो वो ये बोल रहे हैं कि एक चेयर में 2 बॉयज बैठे हैं, तो 10 चेयर में 20 बॉयज तो बैठ ही जाते ना, है ना, और 1 बॉय विल हैव नो चेयर टू सिट, तो बॉयज होते 21। अगर 20 चेयर्स होती तो 40 बैठ जाते, बॉयज होते 41। अगर 30 चेयर्स होती तो 60 बॉयज बैठ जाते, तो चेयर बॉयज होते 61। एक को तो सीट नहीं मिल रही है, एक चेयर में 2 लोग बैठ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, फिर और क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 23 मोर देन नंबर ऑफ चेयर्स फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, चेयर को x एज्यूम कर सकते हैं। मान लिया चेयर से x, तो बॉयज हमारा क्या होगा, बॉयज हमारा क्या होगा, बॉयज हमारा होगा क्योंकि वो बोल रहे हैं एक चेयर में 2 बॉयज बैठे हैं, तो x चेयर है, 2 बॉयज तो बैठे हुए हैं और एक को सीट नहीं मिली, +1, ठीक है। और इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 23 मोर देन नंबर ऑफ चेयर्स, बॉयज का नंबर ही, एक और लाइन एक्स्ट्रा बोली हुई है बॉयज के नंबर को, हालांकि बॉयज के नंबर पहले डिफाइन कर दिया हमने कि एक चेयर में 2 लोग बैठेंगे और एक को सीट नहीं मिल रही है, तो बॉयज का नंबर तो ये होगा, लेकिन एक और लाइन बोली हुई है बॉयज के नंबर के लिए, 23 मोर देन नंबर ऑफ चेयर, 23 मोर देन नंबर ऑफ चेयर, 23 प्लस x, ठीक है। ये भी बॉयज का नंबर है, ये भी बॉयज का नंबर है, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो 2x प्लस 1 और ये 23 प्लस x, दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये माइनस करें, x इक्वल टू आया 22, तो x आया 22, वो क्या आया हमारा नंबर ऑफ चेयर्स। तो बॉयज कितने होंगे हमारे पास, बॉयज होंगे हमारे पास 45, x की वैल्यू रख लेंगे ना यहाँ पर, तो 45 हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बहुत प्रैक्टिकल है, देखो सिंपल है, एक चेयर में 2 बॉयज तो बैठे ही हैं, ठीक है, और एक को सीट नहीं मिल रही है, तो एक बात तो एकदम इंटरप्रेट कर लेनी चाहिए आपको खुद से कि बॉयज का नंबर ऑड नंबर में है, इवन नंबर में नहीं है, क्योंकि एक चेयर में 2 बॉयज बैठे हैं और एक को सीट नहीं मिली, तो ऑड नंबर में बॉयज का नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इवन नंबर वाली पॉसिबिलिटी है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। और बहुत सिंपल है, देखो अगर बॉयज का नंबर ये सेकंड ऑप्शन हुआ तो एक को तो सीट नहीं मिली, 44 बॉयज तो बैठे हुए हैं ना, इसका मतलब एक को सीट नहीं मिली, बाकी 44 तो बैठे हैं, बाकी 44 कितनी चेयर में बैठेंगे, 22 चेयर, जैसी कंडीशन ये बोल रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि एक को सीट नहीं मिली, एक चेयर में 2 बॉयज बैठे, और जबकि इसके हिसाब से देखें 46 तो बैठे हुए हैं, 46 बॉयज अगर बैठे हुए हैं तो कितनी चेयर में, 23 चेयर में, एक चेयर में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो समझ में आना चाहिए कि बॉयज 23 ज्यादा है चेयर से, तो यहाँ पर बॉयज 23 ज्यादा है चेयर से, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, जबकि यहाँ पर बॉयज 24 ज्यादा है चेयर से, तो यहाँ पर नहीं हो रही कंडीशन सेटिस्फाई। सिंपल है, 1 को सीट नहीं मिली, बाकी 44 बैठे हैं 22 चेयर में, तो दिख रहा है ना बॉयज जो हैं, अगर सेकंड ऑप्शन है तो बॉयज चेयर से 23 ज्यादा हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी इजीली, ठीक है, तो हमारा इसलिए सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 3, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 3, तो डिफरेंस 2 नंबर x माइनस वाई एज्यूम कर सकते हैं 3 इक्वेशन 1, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 63, इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करें, स्क्वायर ये हम ऐसा कर सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, और ये जो इक्वेशन 1 है x, इसकी वैल्यू 3 है, यहां पर पुट कर देंगे,
21 हो जाएगा 3 से कैंसिल करके, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है, x की वैल्यू ऐड करेंगे, 2x इक्वल टू 24 आएगा, x 12 हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन इस तरीके से ना करके हम क्या करेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, विच इज द लार्जर नंबर, बड़ा नंबर पूछा, दो नंबर का डिफरेंस 3 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 63 है, लार्जर नंबर पूछा, तो हम ऑप्शन से लेके चलेंगे। अगर पहला ऑप्शन कह रहा है लार्जर नंबर 12 है, तो छोटा नंबर तो 9 होगा ना, क्योंकि डिफरेंस तो 3 है ना। विच इज द लार्जर नंबर, अगर लार्जर नंबर 12 है तो स्मॉल नंबर तो 9 होगा, और इसका स्क्वायर, अब स्क्वायर का डिफरेंस 63 अगर आ रहा है तो आंसर यही है, ठीक है। स्क्वायर इसका हो गया 144, तो इसका स्क्वायर हुआ 81, तो डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 63 आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आंसर है। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 3 बोला हुआ था, लार्जर नंबर पूछा है, तो ऑप्शन में तो लार्जर नंबर दे रहे हैं ना वो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लार्जर नंबर 9 है, तो उस हिसाब से छोटा नंबर 6 होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लार्जर नंबर 15 है, तो छोटा नंबर तो 12 होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप कई बार हम ऑप्शंस को यूज करते हैं बहुत जल्दी आंसर निकलते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर बेसिकली हमेशा ध्यान रखना है 10 से लेके 99 के बीच में होते हैं। 99 के बाद 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, तो 2 डिजिट नंबर इसके बीच में होंगे। और डिजिट से नंबर में फर्क क्या है, डिजिट्स हमारी होती हैं 1 2 3 10 डिजिट होती हैं, इन्हीं से 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर बनते हैं। ये 2 डिजिट नंबर, उससे आगे 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर बनते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक्स हमेशा ध्यान रखना है कि बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। अगर हमारे पास बोला हुआ है कि 2 डिजिट नंबर में यूनिट डिजिट इज 1 मोर देन ट्वाइस द 10th डिजिट, यूनिट डिजिट इज 1 मोर देन ट्वाइस द 10th डिजिट, तो या तो हम इक्वेशन बना के करें या तो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच लें, क्योंकि डिजिट तो पॉइंट में तो होंगी नहीं, 9 से बड़ी होंगी नहीं या माइनस में होंगी नहीं। कॉमन सेंस अप्लाई करें हम पूरा मैथ्स के पूरा इक्वेशन बना के ना करें, कॉमन सेंस अप्लाई करें। तो अगर हम बोले यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट में तो कोई हो नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है, और 2 डिजिट नंबर है, 0 भी नहीं हो सकता, 2 डिजिट नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है 9 तक, है ना, और 9 से बड़ा होता नहीं है, माइनस में भी होता नहीं है, तो 1 लें अगर, तो 2 करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुना करके 1, तो क्या पता वो नंबर 3 है। जैसी कंडीशन है ना कि दुगने में 1 ज्यादा, अगर ये 2 है दुगना करें तो 4, 1 ज्यादा तो नंबर 5, अगर ये 3 है दुगना करें 6 तो 1 ज्यादा 37, 4 अगर दुगना करें 8 और तो नंबर 9, जैसी कंडीशन बोली है उस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी। अगर एक और नंबर मैं लूँ यहाँ पर 5, दुगना करें 10 तो ये 11, तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना इस कंडीशन के हिसाब से। तो हमारे गिने चुने 4 नंबर ही पॉसिबल नंबर्स होंगे। तो जब भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस आए तो या तो ट्रेडिशनल तरीके से करें या फिर हम थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं होता। और कभी भी 2 डिजिट नंबर को जब एज्यूम करना, वैसे अगर हम 3 डिजिट नंबर को देखें, 3 हमारे पास मान लिया जैसे 846 है, तो ये 3 डिजिट नंबर है जिसमें 3 डिजिट यूज हो रही है। और ये अगर x मान ले, ये y मान ले और ये z मान ले, तो इनको अगर एज्यूम करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 100x प्लस 10y प्लस z की फॉर्म में एज्यूम करूंगा, क्योंकि ये बेसिकली 8 नहीं है, इसे मैं क्या पढ़ रहा हूँ 800 और इसको पढ़ रहा हूँ 40, 846। बेसिकली हम प्लेस वैल्यू देखते हैं और प्लेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करके नंबर को पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर 5 लिख दूं तो मैं 5000 देखूंगा प्लेस वैल्यू और 1000 की मल्टीप्लाई करके बढ़ूंगा 5846, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 डिजिट नंबर को एज्यूम करते हैं। सेम उसी तरीके से 2 डिजिट नंबर को एज्यूम करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, 10x प्लस y। 2 डिजिट नंबर को एज्यूम करना हो तो 10x प्लस y एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो 10x प्लस y हमारा 2 डिजिट नंबर है। और सम ऑफ डिजिट अगर हमें देखना हो, सम ऑफ डिजिट वो हमारी क्या होती है, x प्लस y। जैसे एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर 54 है, ठीक है, और ये x है ये y है, तो 2 डिजिट नंबर, क्योंकि बेसिकली ये तो 50 है, 5 थोड़ी है और ये 4 है, तो हम 10x प्लस y तो बोलेंगे इसे, मतलब 54 है ना, अगर x 5 है और y 4 है। सम ऑफ डिजिट यहाँ पर क्या है, 9 है, डिजिट का सम ऑफ डिजिट्स
x प्लस वाई और ये होगा 9, ऐसा ही तो लेंगे, तो सम ऑफ डिजिट यहाँ पर x प्लस वाई होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से एज्यूम करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 67। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे हम एज्यूम कर लें, मान लिया 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, और सम ऑफ इट्स डिजिट x प्लस वाई, और इन दोनों का सम 67 बोला होगा। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 67। 2 डिजिट नंबर ये हमने एज्यूम करा और उसके डिजिट का सम ये एज्यूम करा, क्योंकि नंबर हमें पता ही नहीं, डिजिट पता ही नहीं, तो हम इस तरीके से एज्यूम करेंगे और ये जोड़ के 67 आना चाहिए। तो दोनों को ऐड करें, 67 के इक्वल रख लेते हैं, मतलब 11x प्लस 2y इक्वल टू 67। मतलब एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं बोलूँ एक 2 डिजिट नंबर है 32 और डिजिट का सम क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 5, तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 37। तो यहां पर क्या है 37, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 37 इस केस में। तो ऐसा कुछ है यहां पर। ठीक है, फिर बोला यूनिट डिजिट इज 1 मोर देन 10th डिजिट। यूनिट डिजिट ले ली हमने y, यूनिट डिजिट हमने y ले रखी है, तो 1 मोर देन 10th डिजिट 1 प्लस x, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 है। y जो है x से 1 ज्यादा है, तो 10th डिजिट पूछा है। तो बहुत सिंपल है, हमें 10th डिजिट पूछा है मतलब x पूछा है, तो y को एलिमिनेट करना है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 11x को एज इट इज लिख लेते हैं, इस 2 को एज इट इज लिखेंगे और इस y की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस x इक्वल टू 67। x को अगर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 13x, 2 इधर चला गया 65, x इक्वल टू 5। तो बहुत इजीली हमारा हो गया x इक्वल टू 5। ठीक है, 5 हमारा एक तरीका ही है। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं ऑप्शन में, या तो हमें पूछा रहता है नंबर, वो ऑप्शन में दिए रहते हैं, या 10th डिजिट यूनिट डिजिट ऑप्शन में दिया रहता है, तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट ऑप्शन यूज करके बहुत इजीली हो जाते हैं। 10th डिजिट पूछा है, पहला ऑप्शन कह रहा है 10th डिजिट 5, पहला ऑप्शन, मतलब ये सब महाभारत ना करें, सीधा 10th डिजिट, तो हमें दिखा पहला ऑप्शन 5 और यूनिट डिजिट तो 1 ज्यादा है 1 मोर, तो इसका मतलब नंबर 56 होगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला है उस हिसाब से, और इसके हिसाब से नंबर 67 होगा, उसके हिसाब से नंबर 68 होगा, 78 होगा, हिसाब से नंबर 45 होगा। लेकिन फिलहाल अभी फर्स्ट ऑप्शन में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि 10th डिजिट पूछा, ऑप्शन में 10th डिजिट ही है और यूनिट डिजिट 1 ज्यादा है, और इसमें पूछा गया कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 11, और इनको जोड़कर कितना आ रहा है 67, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, तो इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।